नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे सब के सब। देखिए, हमने ज्योग्राफ़ी में फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी स्टार्ट की थी और इस फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी को पढ़ते ही पढ़ने के सीक्वेंस में ही हमने पृथ्वी की एज, जो जियोलॉजिकल स्केल है अर्थ की, उसके बारे में बात की थी। हमने देखा था कि हम लोग आज मेघालयन एज में हैं। मेघालयन एज 4200 साल पहले स्टार्ट हुई, उससे पहले नॉर्थ ग्रीपियन, उससे पहले ग्रीनलैंडियन और फिर हमने पर्वतों की एज के बारे में बात की थी कि प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन वगैरह-वगैरह। अब आज का जो टॉपिक है, विधिवत जो जियोमॉर्फोलॉजी है, उसे स्टार्ट करने के सीक्वेंस में। अब ये जो चित्र बना हुआ है पीछे, ये जो इमेज आप लोग देख रहे हैं, इसमें तरह-तरह की फिज़ियोग्राफ़ी है। इसमें प्लेन भी है, मैदान भी है इसमें, इसमें वाटरफॉल, झरने भी हैं, ये जो माउंटेन्स हैं, ये भी है। इसमें प्लेट्यू, पठार भी है और नदियाँ भी बह रही है और आगे जाके फिर ये सागर और महासागर भी बन जाती है। तो मुद्दा यही है कि जब हम लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए, हम किसी चीज़ को देखते हैं, पहचानते हैं, तो बड़े आसानी से उसे इग्नोर करके निकल जाते हैं। नहीं समझ पाते हैं रास्ते में मिलने वाले पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये झरने बह रहे हैं तो क्यों बह रहे हैं, ये नदियाँ कैसे आई, सागर, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, पर्वतों की, पठारों की, मैदानों की, गर्तों की, खाइयों की, नदियों की वी शेप नदियाँ, यू शेप नदियाँ, गॉर्ज कैसे बने, इस बारे में हम ध्यान देते ही नहीं है कभी। लेकिन कुछ लोग जो इन्हें देख कर के बड़े तनाव में आ जाते हैं, वही लोग वही लोग हमें इस जियोमॉर्फोलॉजी को समझने में मदद करते हैं। ऐसे बहुत से विद्वान हैं, जिन्होंने अपने बड़े शानदार तथ्यों को तर्कों के साथ जोड़ करके, स्टडी करके रिवॉल्यूशन ला दिया ज्योग्राफी की दुनिया में। ऐसे में बहुत से लोग हैं, डेविस के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, पैंक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं, हॉल के बारे में पढ़ेंगे आप, हॉग के बारे में पढ़ेंगे, डाना के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और यूँ मान लीजिए कि डेविस ने तो जो रिवॉल्यूशन लेकर के आए हैं, डार्विन के फॉलोवर थे ये, जो रिवॉल्यूशन लेकर के आए हैं ज्योग्राफी में, जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, पूछिए मत बस। तो डेविस को अग्रणी कहा जाता है ज्योग्राफी में। ऐसे में ही जब चिंतन बढ़ता गया, चीज़ें आगे बढ़ती गई, तो कथन कारक की दुनिया में भई ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसा हुआ है, तो कथन और कारक, कारण जानने के सीक्वेंस में चीज़ें स्टार्ट हुई। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद महाद्वीपों और महासागरों के बारे में समझने की चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, कुछ ऐसे लोग जो अपने तर्कों के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, वो हमारा स्टार्ट होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। देखिए, जब हम इस कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो अवश्य ही हमें एक व्यक्ति मिलते हैं, अब्राहम आर्टेलियस। देखिए, अब्राहम आर्टेलियस ने 1596 में ही बातें बता दी थी कि
ये जो महासागर है, महासागर के किनारे जो महाद्वीप है, कुछ तो है ऐसा जिस वजह से ये महासागर बीच में रह गए हैं, दोनों किनारे महाद्वीप रह गए हैं, या फिर दोनों किनारे महासागर रह गए हैं, बीच में महाद्वीप रह गए हैं। तो उन्होंने कुछ तो ऐसा बता ही दिया था कि हाँ भाई, महाद्वीपों में प्रवाह होता है, कॉन्टिनेंट शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मतलब उनके कहने का अर्थ ये था कि ये महाद्वीप है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, तो इसके बीच में जो ये अटलांटिक महासागर है, उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच में अटलांटिक महासागर है, तो मतलब कुछ तो था। इस पे चिंतन बनाना इन्होंने चालू कर दिया था, अब्राहम आर्टेलियस ने। ठीक है, ज़्यादा इनके बारे में हमें जानना भी नहीं है, ज़्यादा इन्होंने बताया भी नहीं है। सेकंड इसके बाद जो आते हैं एंटोनियो स्नीडर, इन्हें स्नाइडर भी कहा जाता है, एंटोनियो स्नीडर। इन्होंने 1858 में, जब हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 57 का, उस दौरान इन्होंने ये बातें बता दी कि महाद्वीपों में प्रवाह होता है। इनके पीछे इन्होंने जो बातें बताई, उसके पीछे कोई तार्किक तर्क था क्या? इनका कहना ये था कि ये जो उत्तरी अमेरिका है, महाद्वीप है, और ये जो यूरोप है, इनका तर्क ये था कि इस दोनों एरिया के अंदर, जर्मनी है, जैसे हमारे यहाँ पे जर्मनी है, ये वाला जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र, भर भर के कोयला है यहाँ पे। ऐसे उत्तरी अमेरिका के अप्रेशियन वाले क्षेत्र में यहाँ भी भर भर के कोयला है। तो कहना ये था कि ये दोनों जो क्षेत्र है, इसके बीच में अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक ओशन। तो ऐसा क्या है, मतलब कि यहाँ भी भर भर के कोयले हैं, यहाँ भी भर भर के कोयले हैं, और कोयले जो बनते हैं वनस्पति के दबने से ही बनते हैं। तो जब इन्होंने वनस्पति का अध्ययन किया तो देखा कि यहाँ की और यहाँ की वनस्पति सेम है। तो इन्होंने एक लिंक खोजा, एक लिंक निकाला इन्होंने कि इसका मतलब ये कभी ना कभी एक दूसरे के निकट थे। सही बात है। और यहाँ से इन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी। दूसरा, इनका एक और मत था कि जो ये उत्तरी अमेरिका के अंदर पर्वतमाला है, रॉकीज, और ये जो दक्षिण अमेरिका है, इसमें एंडीज, तो अल्पाइन पर्वतों की गुत्थी भी सुलझाना चाहते थे एंटोनियस ने। हालांकि ज़्यादा चीज़ें इनके बारे में है नहीं। इसके बाद एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने अंगड़ाई दी, FB टेलर। ये दर्जी वाले टेलर नहीं है, इन्होंने अपना मत दिया 1908 में, 1910 में। देखिए क्या कहना चाह रहे थे। ये अल्पाइन पर्वतों को सुलझाने की कोशिश करना चाह रहे थे, ये अल्पाइन पर्वतों की सीक्वेंस को। हमने पढ़ा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कि पैलियोसीन, ईओसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन, इसके बारे में हमने देखा था। जितने भी सीन थे वो पूरी पूरी अल्पाइन पर्वतमाला ही थी।
वो सारे के सारे सीन अल्पाइन पर्वतमाला के ही थे। तो ये जो अल्पाइन पर्वत है, इसके सीक्वेंस को समझाना चाह रहे थे। अब देखिए एफ.बी. टेलर साहब कहते क्या हैं। देखिए, इनका कहना ये था कि जो क्रिटेशियस युग आया था, ये क्रिटेशियस युग जो था 146 मिलियन ईयर अगो से 66 मिलियन ईयर अगो, यानी 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक जो क्रिटेशियस युग आया था। इसमें इन्होंने देखिए चंद्रमा, मान लीजिए कि पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी का एक टुकड़ा चंद्रमा उससे अलग हो रहा था क्रिटेशियस युग में। इन्होंने बताया कि क्रिटेशियस युग में पृथ्वी से उसका टुकड़ा चंद्रमा अलग हो रहा था, और जैसे ही ये चंद्रमा थोड़ा दूर पहुंचा, दूर जाने की दशा में, तो इसकी ग्रेविटेशन शक्ति ज़्यादा रही होगी, गुरुत्व शक्ति ज़्यादा रही होगी। तो ऐसे में इन्होंने एक नई बात निकाल करके लेके सामने आए कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के दो हिस्से, ये लॉरेंशिया, ये गोंडवाना, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। मतलब अलग हो रहे थे, मतलब अलग थे, सॉरी अलग थे। और ये दोनों इस 0 डिग्री विषुवत रेखा की तरफ आ रहे थे, और आने के सीक्वेंस का रीजन था चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पावर। तो आपको पता है कि चंद्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। तो ऐसे में इन दोनों का 0 डिग्री तरफ आना और आने के बाद इनमें टूट पैदा होना, इस टाइप से मान लीजिए। मतलब कहने का मतलब ऐसा समझ लें हम लोग एक बार कि इसे एक बार थोड़ा, कि ये तो है लॉरेंशिया और यह है गोंडवाना। तो लॉरेंशिया गोंडवाना के इस टाइप के टुकड़े हो गए होंगे, ये लॉरेंशिया के और ये गोंडवाना के इस टाइप के टुकड़े, ठीक है। ये लॉरेंशिया है, ये गोंडवाना है। तो इनके टुकड़ों में टूट पैदा होना, और टूट होने की वजह से जो लॉरेंशिया है, इस वाले एरिया में बैफिन की खाड़ी, लैब्राडोर सागर, ये देखिए जैसे वर्ल्ड मैप में हम लोग देखते हैं यह हिस्सा, ये डेविस स्ट्रेट, लैब्राडोर सागर और बैफिन बे, इसका निर्माण थोड़ा बड़े मैप में देख लेते हैं। इसमें से दिखा रहा है ये डेविस जल संधि, बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर, इसका निर्माण हुआ होगा। बात तो सही लग रही है। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रेट इंडियन बाइट का निर्माण, ये उसी टूट के समय हुआ होगा। जो उत्तर में तो लॉरेंशिया, दक्षिण में गोंडवाना, ये दोनों 0 डिग्री तरफ आ रहे हैं। और आने के सीक्वेंस में ही दक्षिण में तो जो हमें दिखता है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट इंडियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, और अमेरिका की बैफिन खाड़ी, लैब्राडोर सागर वगैरह। एक बात तो ये रही। दूसरी बात, ये जब 0 डिग्री तरफ आ रहे थे चंद्रमा की गुरुत्व की शक्ति की वजह से, तो मैं इस बारे में बता चुका हूं कि पश्चिम से पूर्व की ओर चंद्रमा की गति होती है। तो जाहिर सी बात है ये
पश्चिम की ओर गति कर रहे होंगे। ऐसे में ये जो यहाँ पे बना हुआ है रॉकीज पर्वतमाला और ये एंडीज पर्वतमाला, अल्पाइन क्रम के पर्वत ही तो हैं। ये रॉकीज, एंडीज और हिमालय। तो इस तरफ जब गति हुई होगी रगड़ खा करके, जैसे मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं, ये दो है, ये रगड़ खाएंगे तो टकराव पैदा होगा इसमें, और टकराव पैदा होगा तो जो भारी हिस्सा होगा वो नीचे की ओर धंस जाएगा, जो हल्का हिस्सा होगा ऊपर की ओर चला जाएगा वो। तो ऐसे में ही ये जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, इस प्रशांत महासागर को हम प्लेट मान लेते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब ये भारी क्यों है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बार आपको यहाँ मान लेना चाहिए कि प्रशांत महासागर ये प्लेट जो है वो भारी प्लेट है, और जो ये उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये हल्की प्लेट है। तो वही बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारी प्लेट नीचे की तरफ और हल्की प्लेट ऊपर की तरफ, ऐसे में जो रगड़ खाई होगी तब ऐसे पर्वतों का निर्माण हुआ होगा। सेम टू सेम इंडिया में भी अगर हम बात करें तो इंडिया में ये जो हिमालय पर्वत है इसका निर्माण हुआ होगा जब गोंडवाना और लॉरेशियन 0 डिग्री की तरफ आ रहे होंगे। ये रॉकी पर्वत, ये एंडीज पर्वत जब गति पश्चिम की ओर हो रही होगी तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट नीचे धंस गई होगी और उत्तर और दक्षिण अमेरिका की प्लेट ऊपर की ओर, और जो इनमें अवसाद थे, अवसादों के निक्षेपण से, अवसादों के वलन से इस प्रकार के अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ, ऐसा एंटोनी स्नाइडर, एफ.बी. टेलर कहते हैं। अब एक चीज जो हमें विचलित करती है, इसे तो अच्छा साफ कर देते हैं एक बार। देखिए, अल्पाइन पर्वत का जो सीक्वेंस इन्होंने समझाने की कोशिश करी है, मानने को तो वो ठीक लगता है। उस समय 1908-1910 में जब ना फ़ोन था, ना गूगल था, ना इंटरनेट था, तो चीज़ें मानने में बड़ी सही लगती थी। लेकिन जब रिसर्च ज़्यादा आगे बढ़ी, चीज़ें आगे बढ़ने लगी, तो एफ.बी. टेलर की भर भर के आलोचना होने लगी, और आलोचना इस सेंस में होने लगी कि हम जो पर्वत निर्माण के युग समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, एक सेकंड, ये प्री कैम्ब्रियन पर्वत, अरावली को इसमें तो काउंट करते हैं, इसके बाद कैलेडोनियन पर्वत, इसके बाद हर्सिनियन पर्वत, और इसके बाद अल्पाइन पर्वत। तो साहब एफ.बी. टेलर ने तो अल्पाइन पर्वत के बारे में बता दिया। चंद्रमा की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में 146 टू 66 मिलियन ईयर अगो, उसमें भी बात कर ली इन्होंने। इन्होंने ये भी बता दिया कि लॉरेंशिया और गोंडवाना 0 डिग्री की और पश्चिम की तरफ मूव कर रहे थे टुकड़े।
लेकिन उससे पहले के जो हर्सिनियन युग के पर्वत बने हुए हैं, कैलेडोनियन युग के पर्वत बने हुए हैं, प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत बने हुए हैं, वो कैसे बने फिर? तो इस बात को लेकर के एफ.बी. टेलर की भर-भर के आलोचना होने लगी। और फिर मैदान में एक नए योद्धा आए, अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने बड़ी आतिशबाजी तरीके से, जिस टाइप से आतिशबाजी होती है उस तरीके से एक शानदार संकल्पना प्रस्तुत करी। और वो संकल्पना है, थ्योरी है, इस बारे में तो हम जब उनके बारे में पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जिस मुद्दे पे हमें बात करनी थी कि बैफिन बे, डेविड स्ट्रेट, लैब्राडोर सी, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, वर्ल्ड के अंदर हिमालय, रॉकीज, एंडीज, जिसके बारे में हमें बात करनी थी, मैं समझा चुका हूँ शायद आपको। तो अब आप इसको देखें, किताब से पढ़िए। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अल्फ्रेड वेगनर के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।